नमस्कार दोस्तों। 74वें इंडिपेंडेंस डे के दिन नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट से एक बहुत लंबा चौड़ा स्पीच दिया। ये स्पीच करीब 1.5 घंटे की थी और इस स्पीच में ऐसा कुछ था जो मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने 1.5 घंटे के स्पीच में बखूबी बताया है। और मुझे ये भी पता है कि 1.5 घंटे का स्पीच कंटिन्यू सुनना बहुत लोगों की बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये धैर्य नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि उस वीडियो से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे निकाल के एक शॉर्ट वीडियो में आपके सामने लाना चाहिए। मैंने वो वीडियो 2 बार देखा, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा। उसके बाद मैंने उससे पॉइंट्स चूज़ किए और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरे ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको पता भी हो सकता है या फिर नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन ये सारे चीज़ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेड फोर्ट से बताया गया है। तो कुछ भी मैं फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करके सिर्फ उन्होंने जो बताया उसी को आप तक पहुँचाऊँगा। तो ओके गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले कुछ चंद मिनट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बोले। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने ये बताया कि एक घर में एक बेटा अगर 22-23 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स ये उम्मीद लगा देते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है, अब ये खुद कमाएगा, अब ये खुद के पैर पे खड़ा होगा। और इसी चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के साथ कंपेयर करते हुए ये बताया कि हमारा देश 74 साल पुराना हो गया लेकिन आज भी आत्मनिर्भर या मतलब खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जितना ही बड़ा चिंता का विषय है उतना ही बड़ा रिफॉर्म्स भी आया है, उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। उन्होंने एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल ये भी दिया कि एक टाइम था जब हमारे देश में हमारे लोगों के जो खाने की डिमांड है वो पूरा करने के लिए दूसरे देशों से गेहूँ लाया जाता था। और आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा रिफॉर्म आया है, ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि हमारे किसान इतने ज़्यादा गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे देश के जो 130 करोड़ लोग हैं उन सब के पेट भरा जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरतमंद देशों को भी गेहूँ भेजा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म लाया गया है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, होता रहेगा। डेवलपमेंट का जो सही दौर है वो हमें कोरोना काल में देखने को मिला। इंडिया ने कभी N95 मास्क नहीं बनाया, इंडिया ने कभी पीपी किट्स नहीं बनाया, इंडिया ने कभी ऐसे टेस्टिंग किट्स इतने जल्दी नहीं बनाए, इंडिया ने कभी कोरोना वैक्सीन किसी भी तरीके के वैक्सीन के लिए इतना तेज़ी से कभी काम नहीं किया। आपको बता दूं तो इंडिया का अभी 3 वैक्सीन कैंडिडेट है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में है। मतलब इंडिया ने इस वे में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है पहले के कंपैरिजन में। वैसे आपको बता दूं तो एक वैक्सीन बनाने में 30, 35, 50 साल तक लग सकते हैं। यस, मिनिमम 10 साल लगते हैं एक वैक्सीन बनाने में। अगर पूरा वर्ल्ड जो भी रशिया बता रहा है कि वैक्सीन बना लिया है, अगर ये कहीं ना कहीं सच्चाई है और इंडिया भी जिस कंडीशन में है विद इन 1 ईयर तो वैक्सीन आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन बनाने के वे में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और इंडिया जो कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री, सबको पता है कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अगर इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है कि हमारे फ्यूचर में रिफॉर्म्स आएंगे। अब अगर थोड़ा फैक्चुअल बात करूँ तो जब कोरोना हमारे देश में स्टार्टिंग में आया था तब हमारे देश में टेस्ट होते थे करीब 300 पर डे। यस, 300 टेस्ट पर डे। और आज की बात करें तो 7 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है टेस्ट में, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की वजह से ही हुई है। या फिर कह सकते हैं तब आत्मनिर्भर भारत, तब वोकल फॉर लोकल ये सब नहीं थी, लेकिन बनाना स्टार्ट किया ना हमने खुद। जब हमने दूसरों पर डिपेंड किया, उनसे मांगा, तो उन्होंने हमको ख़राब चीज़ दिया। तो उससे संभालने के लिए हमने ऐसा तो नहीं ना कि किसी दूसरे देश से मांगे। कब तक दूसरे देश हमारे जो नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे। तो फाइनली जो हमारे खुद के देश के कंपनीज़ हैं, जो खुद के देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सब चीज़ डेवलप करना स्टार्ट किया। हमारे आईआईटीज़ ने टेस्ट किट्स बनाने स्टार्ट किए, और अभी रिसेंटली हमारे आईआईटीज़ ने ऐसे टेस्ट किट्स बना लिए हैं जो कि दावा करती है कि दुनिया की सबसे चीपेस्ट टेस्ट किट है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है आत्मनिर्भर भारत के तरफ। और चाइना क्लैश के बाद ये आत्मनिर्भर भारत को तो एक बूस्ट सा मिल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा वर्ल्ड इंडिया पर थोड़ा ही सही बट भरोसा करने लगी है। मैं अगर फैक्ट्स की बात करूं तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले के कंपैरिजन में इस ईयर, या फिर कह सकते हैं इससे एक ईयर पहले, जो हमारा एफडीआई है वो कितना बढ़ा। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग हमारे देश में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे हर ईयर बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ने का क्या मतलब है कि जो विदेशी बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको ये भरोसा होने लगा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि हमें प्रॉफिट करके देगा। और उनको प्रॉफिट करके देने का क्या मतलब है, हमारे देश को प्रॉफिट करके देना। और किसी भी देश में जब एफडीआई बढ़ता है तो उस देश का डेवलपमेंट तय होता है, एकदम श्योर होता है। अमेरिका की बात करें
चाइना की बात करें तो उनका एफडीआई बहुत ज़्यादा है, यस इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पूरे वर्ल्ड को इंडिया पर विश्वास होने लगा है और इस चीज़ को हमें वेलकम करना चाहिए। ऐसे अगर और एफडीआई बढ़ते रहे तो इंडिया काफ़ी जल्दी डेवलप होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अभी तक मैंने जो बताया वो पहले हो चुका है और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अभी हो रहा है और अभी होने वाला है। तो अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे वीडियो को देखने में दिया। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है जिसमें करीब 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और ये करीब 7,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर डायरेक्टली इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स ढूंढे जा चुके हैं, ये प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट होने बाकी है। इन प्रोजेक्ट्स का मेन रीज़न यही है कि हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड किया जाए। देखिए यहाँ पर एक माइन्यूट सी चीज़ें समझने वाली कि हमें जो दूसरे देश है उससे जितना ज़्यादा हो सके अपनी डिपेंडेंसी घटानी है, बट हमारे जो स्टेट्स है उन स्टेट्स के बीच में जितना ज़्यादा हो सके डिपेंडेंसी बढ़ानी है। सिंपल सी चीज़ है कि जो वर्ल्ड है उससे डिपेंडेंसी घटानी है, उनसे इंडिपेंडेंट होना है, बट जितना ज़्यादा हो सके स्टेट्स को एक दूसरे के बीच में डिपेंडेंट रखना है, तभी यूनिटी बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे 7,000 प्रोजेक्ट से, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और अभी हमारे देश का सबसे मेन नीड क्या है, सारे यूथ का, सारे लोगों का, सारे पब्लिक का कह सकते हैं, एक ही नीड है, एम्प्लॉयमेंट, हमें नौकरी दो। तो नौकरी तो डेफिनेटली मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया जो मुझे भी नहीं पता था और डेफिनेटली आप में से बहुतों को, मैक्सिमम को ये चीज़ नहीं पता होगा। किसान जो है वो एक तरीके से एक जेल में कैदी था। जैसे अगर आपका साबुन का कंपनी है, अगर आपका ऑयल का कंपनी है, अगर आपका बिस्किट का कंपनी है, तो आप कहीं पर भी कंपनी खोल के उस चीज़ को बेच सकते हो, है ना। लेकिन हमारे जो किसान है उनके लिए एक बैरियर था। उनके लिए गवर्नमेंट ने, पहले के सरकारों ने एक ऐसा रूल बना दिया था कि जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी बेच सकेगी किसान, और जितने रुपए में गवर्नमेंट चाहेगी उतने ही रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है सेलिंग का, वो गवर्नमेंट तय करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया, मतलब ये जो बैरियर है इस चीज़ को हटा दिया। अभी हमारे देश के किसान देश के किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी जगह में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं। तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने एजुकेशन को लेकर भी कुछ बोला। उन्होंने एक सिंपल चीज़ बता दिया कि एक देश डेवलप तभी होगा जब वहाँ पर एजुकेटेड लोग रहेंगे। और ये एक फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करता है, कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। वो ये है कि डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और हमें रिसेंटली क्या देखने को मिला, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिला जो कि करीब 3 डिकेड्स 30 साल के बाद लाया गया। इस पॉलिसी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको शायद इस बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। ये काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, चाहे तो आप देख सकते हैं। मोदी जी का ये कहना है कि हमने ला तो दिया, लेकिन सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि सारे स्टेट्स ने इसको अपना लिया। यस, सारे स्टेट्स ने इसको अपना लिया। सब स्टेट ने देखा कि क्या हमारे लिए भला है। जो पॉलिटिक्स है उसमें किसी पार्टी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब देश की बात हो तब अगर सारे सरकार मिलकर डिसीजन लेगी तो इससे अच्छा वरदान एक देश के लिए और क्या हो सकता है। ये जो एनईपी पॉलिसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम तो अमेरिका जैसे बन रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर फॉलो कर रहे हैं, फलाना फलाना, ये सब कहना है उनका। बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न, बट कल्चर नहीं, सिस्टम। यस, सिस्टम और कल्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्न कंट्रीज देख लीजिए कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू एजुकेशन। उनका एजुकेशन हमसे काफ़ी बेहतर है। तो हमें अभी कितना ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी क्योंकि रट्टाबाजी बहुत ज़्यादा होती थी हमारे एजुकेशन में। मैं भी पढ़ के आया हूँ रट्टा, यस, सब लोग मारते। एंड मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं क्यों अभी इस वक्त नहीं पढ़ा उस, क्योंकि अगर मैं अभी इस वक्त पढ़ रहा होता तो मेरे पास ऑप्शन होता, मैं कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ता, सिर्फ साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके नहीं पढ़ना होता। तो बाय द वे जो टॉपिक पे है वो यही है कि इंडिया ने वेस्टर्न कल्चर को नहीं, सिस्टम को फॉलो किया है। कल्चर कभी ना फॉलो करे तो ही अच्छा है, उनका कल्चर काफ़ी ओपन है, काफ़ी ओपन माइंडेड है, जाने दीजिए, बट उनका सिस्टम फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि वो डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं वो एकदम सही रास्ते पे चले हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, 74 साल के बाद आए कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट हम चल तो रहे हैं।
और इस चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी जी का। कोरोना की वजह से हमें हमारा जो हेल्थ सेक्टर का असलियत है वो तो पता चल गया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन के बारे में सोचा है और 15 अगस्त यानी उसी दिन से वो लागू भी किया जा चुका है। ये है एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसमें गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। उन्होंने एक हेल्थ आईडी के बारे में बोला है कि ये एक ऐसा आईडी होगा, समझ लीजिए कि एक हेल्थ पासबुक। जैसे अपने बैंक अकाउंट में पासबुक होता है कि 10 साल पहले आपने कोई कोई पैसा विड्रॉल किया था, कोई डिपॉजिट किया था, तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपने 10 साल पहले कितना रुपया किया था, कौन से अकाउंट से आया था आपके, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम इस हेल्थ आईडी में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले किस डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, आपने कितना दिन तक दवा खाया था, उस दवा का प्राइस क्या था, फलाना फलाना जो चाहिए वो सब आपको इस हेल्थ आईडी में मिल जाएगा। एक नंबर होगा, जस्ट आपका नाम का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एक नंबर होगा जो लोग कंप्यूटर में ऐड करेंगे और आपका पूरा जो डिटेल है आपके हेल्थ रिलेटेड, आपने कब क्या किया था, आपको क्या बीमारी है, क्या आप रिकवरी किए या नहीं किए, आपका ब्लड रिपोर्ट में क्या है, सब कुछ उसमें होगा। तो इससे नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि जो कूपन के लिए लाइन में खड़ा होने का होता है सरकारी जगहों पे या फिर काफ़ी प्राइवेट जगहों पर भी होता है, प्लस पैसा जमा करने के लिए रिसेप्शन पे लंबा लाइन, तो ये सब चीज़ का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगा, क्योंकि एक आईडी होगा, आईडी पुट करेंगे और जो चाहिए होगा और डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ऐसा कुछ होगा, डिजिटली सब कुछ होगा। जैसे हमने यूपीआई लाए और हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर डिजिटली करने लगे, इसी चीज़ को हम हेल्थ सेक्टर में भी अप्लाई करने जा रहे हैं। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के बारे में बोला कि जैसे आपको पता है कि हमारे देश में 3 कोरोना वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं। यस, 3 वैक्सीन ऐसे हैं जो बन रहे हैं, जो वेट किया जा रहा है कि कब साइंटिस्ट इसको ग्रीन सिग्नल देगी। नरेंद्र मोदी जी ने यह बताया कि हम पूरी तरीके से मास प्रोडक्शन करने के लिए एकदम तैयार है, हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल तैयार है, जस्ट हरी झंडी हमको मिलेगा और हमारा मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। मास प्रोडक्शन के बाद एक एक नागरिक तक ये कैसे पहुंचाया जाए ये प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया, जो कि है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायंस। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया और इसका हमें काफ़ी अच्छा फल देखने को मिला। हमारे देश में टाइगर्स की वृद्धि हुई। यस, हमारे देश में 3000 से ज़्यादा टाइगर्स हो गए, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, सॉरी, लेकिन हो गए। सेम टू सेम एशियाटिक लायंस पर भी किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश ही सिर्फ गिर फॉरेस्ट एक ऐसा है जहाँ पर एशियाटिक लायन मिलते हैं, तो ये काफ़ी रेयर चीज़ है। और अगर हम अभी उन पर ध्यान नहीं दिए तो डायनासोर की तरह एक दिन लायंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा और हमें इस चीज़ को रोकना होगा किसी भी हाल में। तो नरेंद्र मोदी जी प्रोजेक्ट डॉल्फिन ला रहे हैं, प्रोजेक्ट लायन ला रहे हैं। उनका यही काम है कि डॉल्फिन्स को और लायंस को बचाया जाए, उनको एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी में रखा जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट में रखा जाए, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें और उनके फ्यूचर सर्वाइबिलिटी में कोई भी दिक्कत ना आए। ये ना सिर्फ हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक वरदान होगा, बल्कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। क्योंकि देखिए ये प्रोजेक्ट्स चालू होंगे तो जगह जगह पर जो नेशनल पार्क्स बनेंगे तो वहाँ पर लोग लगेंगे, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अभी अगर मिलिट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ने करीब 110 ऐसे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स है जो कि दूसरे देश से मंगवाना बैन कर दिया। इसमें हेलीकॉप्टर से, लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स, असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम खुद रिसर्च करेंगे और खुद डेवलप करेंगे। क्योंकि देखिए आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, ये है ना एक देश के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे ना तो आपके फॉरेन पॉलिसी किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके डिप्लोमेसी किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान जैसे चूहे आएंगे और आपकी डिप्लोमेसी को तोड़ देंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें हमारे मिलिट्री को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आज हमारा मिलिट्री वीक होता तो चाइना हमें अब तक हरा चुका है और हम पर अभी राज कर रहे हैं। यही है सच्चाई। वो तो अच्छा है कि हमारा मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट का ये जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मिलिट्री प्रोजेक्ट, ये जो है ये काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इससे हम और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे तो हमारे और अमेरिका में ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। अमेरिका के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन एटलीस्ट हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट तो करें, फ्यूचर कौन जानता है ना। इंटरनेट की बात किया जाए तो हमारे देश के जो टोटल 1300 आइलैंड्स हैं उनमें एक बहुत खास आइलैंड्स कुछ है 10-15, उनमें अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से उनका जो स्किल है, उनका जो डेवलपमेंट है वो हिंडर्ड है।
और गवर्नमेंट इस चीज़ पर भी फोकस्ड है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि सबमरीन के ज़रिए ऑप्टिकल फाइबर्स लगाया जा रहा है समुद्र के नीचे से, जिससे कि उनको विद इन 1000 डेज अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया जाएगा। 1000 डेज मतलब विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर वहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसा हाई स्पीड इंटरनेट होगा। तो ये एक रियल लाइफ डेवलपमेंट है। जो ह्यूमंस आज तक हिंडर रहे, उनके स्किल को हिंडर करके रखा गया, अभी उनके उस स्किल के ऊपर से पर्दा हटेगा और पता नहीं हमें क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेंगे। ओवरऑल उनके स्पीच का मैं एक ही कंक्लूजन दूंगा, देश संकट में नहीं है। यस, देश संकट में नहीं है। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका कुछ अलग हो सकता है, आप किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग कर सकते हो, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, देश संकट में नहीं है। ओके गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। घर में रहिए और सेफ रहिए।